हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेसन नंबर 5 जल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेट में इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैप्टर में हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे कि जो जल है वो किस प्रकार से हमारे धरती पर हमेशा रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जल को किस प्रकार से हम लोग नष्ट कर रहे हैं। जल में जो समुद्र वगैरह हैं उसमें जो तरंगे आती हैं, जो ज्वार भाटाएँ आती हैं, वो किसके वजह से आती हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अंत तक ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो जल के बारे में जब भी हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में क्या बनता है, एक ड्राइंग बनता है। किसका बनेगा, जैसे कि हम जब सोचते हैं जल के बारे में तो हम बहुत सारे बच्चे नदी के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे जलप्रपात मतलब कि झरना के बारे में सोचते हैं, है ना। बहुत सारे लोग वर्षा के रिमझिम बूंद के बारे में सोचते हैं। अब बहुत सारे लोग अपने जो नल होते हैं उस नल से जो पानी गिरता है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बारिश के टाइम पे जो गड्ढे पानी से भर जाते हैं उसमें क्या करते हैं, कागज़ की नाव बनाते हैं और उसको उसमें तैराते हैं, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। पर क्या होता है, दोपहर तक ये गड्ढे का जो जमा हुआ पानी होता है वो गायब हो जाता है। तो ये जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, तो सूर्य का जो ताप होता है उसके कारण गड्ढे का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है और भाप बनकर चला जाता है, जिसके वजह से गड्ढा पूरा खाली हो जाता है, ठीक है। और ये हमें पूरा खाली नज़र आता है। तो किसके वजह से ये होता है, सूर्य की रोशनी की वजह से, क्योंकि सूर्य की रोशनी की वजह से सूर्य में इतना ताप होता है कि जो गड्ढे का पानी है वो गर्म होकर भाप बनकर चला जाता है, ठीक है। इसके बाद जब वो ऊपर चला जाता है तो वो ठंडा होने लगता है। ठंडा क्यों होगा, क्योंकि ऊपर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ठंडा होता है। तो ठंडा होने के वजह से ये जो जलवाष्प है वो संघनित होकर बादलों का रूप ले लेते हैं, ठीक है। बादल, तो यही जो भाप है वो ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं और ये फिर बादल का रूप ले लेते हैं। और यही बादल बाद में वर्षा के रूप में, हिम के रूप में और सहिम वृष्टि के रूप में धरती पे और समुद्र पर वापस से नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जल है, जो पानी है, वो लगातार क्या कर रहा है, अपने स्वरूप को बदल रहा है ना। पहले वो क्या बन रहा है, ये जो गड्ढे में जल है फिर वो भाप बन जाता है, इसके बाद बादल का रूप ले लेता है, ठंडा होने के बाद वापस से नीचे ज़मीन पे आ जा रहा है ना। तो इसको जो जल का जो लगातार जो स्वरूप चेंज हो रहा है और जिसके वजह से वो वापस से महासागर से वायुमंडल से धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है, इसको क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल चक्र, क्योंकि जल का क्या है, एक चक्र है, एक साइकिल है, और इसी में ये क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो इसको कहा जाता है जल चक्र। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है वो किसकी तरह है, पृथ्वी जो है थलशाला के समान है, ठीक है। थलशाला का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यह जो होता है यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, मतलब कि उसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल समझ लो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या है, मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना। तो इसमें आर्टिफिशियली इसको थलछला बनाया गया है। तो एक कांच का बर्नी है, बॉटल है, इसमें मिट्टी डाल दी गई है। मिट्टी डालने के बाद इसमें पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं और इस पेड़ पौधे पर थोड़ा सा पानी डाल दिया गया है, ठीक है। और उसको रख दिया गया है। जब सूरज की रोशनी हाथ पे जाती है बॉटल के अंदर, तो ये जो पानी है गर्म होकर भाप बनकर ऊपर बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर ये जो बूंदे हैं वो टप 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 पूरे दिन ये पौधों पर गिरता रहता है, जिसके वजह से इनका विकास होता है, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी भी ऐसी है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर जो भी मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, तो इनका भी जो विकास है वो किसके वजह से होता है, जो भी यहाँ पर पानी है वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, ठंडा होने के बाद वापस से वो ज़मीन पे आ जाता है, तो ये पेड़ पौधों को पानी मिलता है, ठीक है। तो जो भी जल हमारे पृथ्वी में हमें नज़र आता है वो शताब्दियों पूर्व से ही यहाँ पर क्या है, बहुत मतलब सालों से हमारे देश में, हमारे कंट्री में ये उपस्थित है, ठीक है। और आज भी ये है,
ठीक है। तो जिस प्रकार हम लोग हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में के खेत में सिंचाई के लिए जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है कि वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो, ठीक है। अब क्योंकि सैकड़ों साल पहले धरतियों में बहुत सारे चेंज हुए हैं, है ना, तो हो सकता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ पर अमेज़न नदी बहती हो और वही का पानी जो है आज हरियाणा के लोग खेती में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं? नदी है। ऐसे ये जल हैं जिसमें क्या होता है, इनका पानी खारा नहीं होता है, पीने लायक ये पानी होता है, जैसे कि नदी, ताल, सोते एवं हिमनद, ये सारे कैसे हैं? अलवण जल के मुख्य स्रोत हैं। इसमें नमक वगैरह नहीं होता है, इनका पानी बिल्कुल भी खारा नहीं होता है, पीने योग्य पानी होता है, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम बात करें महासागर की और समुद्रों की, तो इनके जो जल का जो पानी होता है वो लवणीय होता है, मतलब इनके पानी में नमक होता है, इनके पानी में ये जो पानी होते हैं वो खारे होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो नमक होते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड या फिर खाने के उपयोग में किया जाने वाला नमक होता है। तो हम जो नमक इस्तेमाल कर रहे हैं वो समुद्र और महासागरों से ही निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो नमक है वो खाने योग्य नमक होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जल का वितरण, ठीक है। तो जल का जो वितरण हुआ है, जल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है ना, उसमें 3/4 भाग किसका है? जल का है ना। तो 3/4 भाग जल का है और 1/4 भाग किसका है? ज़मीन का है ना। तो जल ज़्यादा है और ज़मीन कम है, पर जल इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जल की कमी का अभाव है, वहाँ पर जल की समस्या का क्या कर रहे हैं, वो लोग समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इतना पानी होने के बावजूद भी पानी की समस्या क्यों है ना। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है। तो क्यों है ये प्रॉब्लम? देखिए, तो हमारे यहाँ पर पानी ज़्यादा है, 3/4 जो हिस्सा है, 3/4 का जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है हमारी पृथ्वी का, है ना। तो ये जो पानी है वो सारे पानी कैसे हैं? महासागर के पानी हैं। मतलब देखिए 97.3% जो वाटर है वो किसका है? महासागर का। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, महासागर का जो पानी होता है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है ना। उसमें क्या होता है? नमक होता है, जिसके वजह से ये पानी पीने योग्य ही नहीं है ना। तो मोस्टली जो हमारा पानी है वो सॉल्टी है, जिसके वजह से वो पानी हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब देखो बर्फ़ की बात करें तो जो बर्फ़ है ये 0.2% हमारे पास पानी है। भूमिगत जल जो है ग्राउंड वाटर, तो ये है 0.68%। इसके बाद जो झील हैं, ठीक है, ये है 0.009%। इसके बाद समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हैं वो है 0.009%। वायुमंडल में जो पानी है वो है 0.0019%, मतलब कि 1% भी नहीं है। आप देख सकते हो कितना कम है। और जो नदियों में पानी है वो कितना है? 0.0001%, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा 100% पानी का हिसाब, ठीक है। तो 97% पानी पीने योग्य नहीं है, बचा आपके पास 3%। 3% से आधे तक ऐसे हैं आपके बर्फ़ वाले पानी हैं, जो हम बर्फ़ तो जाएंगे नहीं, है ना, कि जम्मू कश्मीर में चले जाए बर्फ़ को पिघला कर पिए। तो कुछ पानी के हिस्से जो हैं वो बर्फ़ से जमे हुए हैं, बाकी 97% जो है वो पूरा खारा पानी है। इसके वजह से पृथ्वी पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो ऊपर दिया गया है ना, ये जो चार्ट दिया गया है, इसको समझने के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है? एक एक्टिविटी दिया गया है। और एक्टिविटी क्या है कि ऐसा बोला गया है 2 लीटर क्या लेना है आपको? पानी लेना है। और ये जो पानी है उसको मानना है कि ये हमारे पृथ्वी का संपूर्ण पानी, मतलब पूरा 100% वाटर आपको 2 लीटर समझ लेना, ठीक है। तो आपने एक बॉटल में 2 लीटर पानी ले लिया और ये पूरे पृथ्वी का पानी है। उसमें से आपको 12 चम्मच पानी निकालना है और एक कटोरे में रख देना है,
ठीक है, कितना चम्मच निकालना है? 12 चम्मच पानी आपको निकालना है और एक दूसरे कटोरे में रख देना है। ठीक है, इसके बाद 12 चम्मच निकालने के बाद बॉटल में जो पानी बचेगा वो सारा पानी आपका महासागर का पानी है, और कटोरे में जो 12 चम्मच का जो पानी आपने रखा है वो आपका पीने योग्य पानी है। समझ में आ रहा? तो कितना कम पानी पीने योग्य है और कितना ज़्यादा पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है, खारा पानी है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है, तो जीवन जीने के लिए जो पानी है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें प्यास लगेगी तो प्यासे को, ठीक है, प्यास को हम पानी से ही बुझा सकते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि प्यास लगी है तो खाना खा लो, खाना भी गले में फंस जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं और जो जल है उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जल जो है वो हमारे लिए एक बहुमूल्य संसाधन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। तो उसको सेव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे क्या दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, पानी को बचाने के लिए किस प्रकार से पानी यहाँ पे नदियाँ जो हैं वो सूखती जा रही हैं, किस प्रकार से रिवर जो हैं वो पॉल्यूट होते जा रहे हैं, किस प्रकार से जो रिवर है वो डेंजर जोन में आ चुकी है। तो ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पर चिपकाए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, महासागरीय परिसंचरण। ठीक है, तो समुद्र के जो तट होता है ना, उस पर अगर आप नंगे पैर चलेंगे तो बहुत ही जादुई सा एहसास होता है, क्योंकि जो बालू होती है एकदम नम बालू होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और समुद्री जो पंछी होते हैं उनकी आवाज़ें आती रहती है, और वायु में एक नमक का क्या होता है, स्मेल होता है, गंध होता है, लहरों की आवाज़ आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लगती है ना। तो अगर हम बात करें ताल और झील की, तो ये जो है ना, इनका जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा शांत होता है। पर उसके विपरीत अगर हम महासागर की बात करें या फिर सागर की बात करें, तो इनका जो पानी होता है वो हमेशा गतिमान रहता है, मतलब हमेशा उसमें मूवमेंट होती रहती है, ये बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है, पानियों में हमेशा उथल पुथल होती रहती है ना। तो जो महासागरों की जो गतियाँ है उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक है तरंगे, एक है आपका ज्वारभाटा और एक है आपकी धाराएं। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम समझेंगे। ये तीनों ही चीज़ सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको ईवीएस में देखने को मिलता है कि विश्व का जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये जल संरक्षण के लिए मनाया जाता है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, कि किस प्रकार से हम पानी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, एसएस में नहीं आता है, ये ईवीएस में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो तरंगे, ज्वारभाटा एवं धाराएं के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि तरंगे, ज्वारभाटा और धाराएं में से क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलते हैं। ओके, थैंक यू।